वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और आप लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं और उस आधार पे नए जो हमारे टॉपिक होते हैं न्यूज़पेपर के उससे रिलेटेड हम लोग कुछ MCQs भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है पेज नंबर 1 से रिलेटेड है। ऑपोजिशन ने कहा है कि जो यूएस टैरिफ जो लगा रहा है, यहाँ देखिए टैरिफ का पूरा गणना दिया हुआ है। ट्रंप इम्पोज किया है 25% टैरिफ इंपोर्टेड कार पे। इफेक्ट करेगा, ये हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको इफेक्ट करने वाला है। इसी से संबंध में विपक्ष ने कहा है कि सेंटर जो है कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। राज्यसभा में विपक्षी सांसद ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी शुल्क धमकियों पर चिंता जताई है। कांग्रेस सांसद जो चिदम्बरम है उन्होंने कहा है कि ट्रक के 2 अप्रैल शुल्क योजना पर भारत के जवाब को स्पष्ट करने को उन्होंने कहा है। 2 अप्रैल को जो शुल्क लगाने की योजना है उसकी उन्होंने सरकार की आलोचना की है कि कोई बयान नहीं दिया जा रहा है और संसदीय चर्चा और विपक्षी विमर्श भी इस विवाद पर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो 25% शुल्क लगाया गया वो थोड़ा देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को आयातित वाहनों पर 25% शुल्क की घोषणा की है। 3 अप्रैल से ये प्रभावी होगा। शुल्क वैश्विक व्यापार युद्ध को बढ़ावा देगा और कारों और हल्के ट्रकों को ये निशाना बनाता है। ये स्टील, एल्युमिनियम और मेक्सिको, कनाडा, चीन से माल पर मौजूदा शुल्क के बाद ये आया है। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा WTO की बात करेंगे और जो युद्ध हो रहा है उसमें मतलब व्यापार युद्ध जो हो रहा है उसमें WTO की भूमिका के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। वैश्विक व्यापार युद्ध क्या है? वैश्विक व्यापार युद्ध वह स्थिति होती है जहां देश एक दूसरे की नीतियों के विरुद्ध प्रतिशोध के रूप में आयात और निर्यात पर शुल्क, कोटा और अन्य प्रतिबंध लगाते हैं ताकि बाहर के जो वस्तु है वो हमारे यहाँ नहीं आए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, उच्च कीमतें, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और आर्थिक वृद्धि की जो कमी है उसके कारण यह स्थिति उत्पन्न होता है। वैश्विक व्यापार युद्ध के कारण देख लीजिए। संरक्षणवाद, देश अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करती है और विदेशी वस्तुओं पर शुल्क और कोटे लगाती है। बौद्धिक संपदा विवाद होता है। राष्ट्र के बीच पेटेंट अधिकार, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को लेकर के विवाद होता है। व्यापार असंतुलन, राष्ट्रों के बीच निर्यात और आयात में असमानता से तनाव उत्पन्न होता है। सब्सिडी और डंपिंग, घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देना और बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए आयात से कम कीमत पर उत्पाद बेचना। भू राजनीतिक तनाव भी इसके तहत है। देशों के बीच राजनीतिक विवाद और संघर्ष जो व्यापार संबंधों को प्रभावित करते हैं। व्यापार युद्ध को सुलझाने में WTO की भूमिका क्या होती है? विवाद निपटारा तंत्र है इसके तहत। WTO जो सदस्य देशों के बीच व्यापार विवाद को सुलझाने के लिए एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करता है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, WTO व्यापार अवरोधों को समाप्त करने और समान अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो व्यापार नीतियों की निगरानी की जाती है। सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की नियमित निगरानी WTO के नियम का पालन करती है या नहीं करती है, ये निगरानी की जाती है। पारदर्शिता और वार्ता मंच, WTO के सदस्य देशों को व्यापार मुद्दों पर चर्चा और नए समझौते पर वार्ता करने के लिए मंच प्रदान करता है। विभिन्न विशेष और भिन्न उपचार, WTO जो है विकासशील देशों को समझौते के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है। व्यापार युद्ध सुलझाने में WTO की चुनौती क्या है? प्रवर्तन शक्ति की कमी होती है। WTO केवल सलाहकारी जो है सलाह दे सकता है, लेकिन उसके पास उसकी शक्तियां नहीं होती, उसको लागू करने की पर्याप्त शक्तियां नहीं होती है। और यदि शक्तिशाली देश अनुपालन करने से इनकार करते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। राजनीतिक दबाव, मुख्य अर्थव्यवस्थाएं WTO पर अपने पक्ष में कार्य करने के लिए दबाव बनाती हैं। विवाद निपटान प्रक्रिया में धीमापन, बहुत ही ये प्रभावशील नहीं है और बहुत ही धीमा प्रक्रिया होता है। द्विपक्षीय समझौतों में जो वृद्धि हुई है विभिन्न देशों के बीच वो एक महत्वपूर्ण समस्या है। अपीलीय निकाय संकट जो है 2019 से अमेरिका द्वारा नियुक्तियों पर रोकने के कारण WTO का अपीलीय निकाय जो है कार्य नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार जो है वैश्विक व्यापार युद्ध मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांत को चुनौती देते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता और कूटनीतिक तनाव उत्पन्न होते हैं। WTO इन विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। विवाद निपटान तंत्र को मजबूत करना,
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बढ़ाना WTO के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक कदम हो सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो पेज नंबर 2 से है। कास्ट एंगल जो है फोकस ऑन रो ओवर SP MP। समाजवादी पार्टी के जो MP हैं उन्होंने जो राणा सांगा पे अपना बयान दिया था उसको लेकर के आपने देखा था कि कल उनके घर पे कुछ उपद्रवियों ने आकर के उपद्रव किया था। हालांकि FIR दर्ज किया गया लेकिन किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया है तो उसको डिटेन किया जा रहा है, मतलब जो तोड़फोड़ किया उसको कुछ नहीं किया, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। सपा सांसद जो है रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी जो है करनी सेना के आगरा स्थित घर पर हमले के बाद विरोध शुरू हुआ। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, हमले को दलितों का अपमान बताया और सुमन की जाति पर जोर दिया। करनी सेना ने उत्तर प्रदेश भर में विरोध किया, सुमन का पुतला फूका, राजपूतों के अपमान पर नाराजगी जताई। सपा के राम गोपाल यादव ने इसे PDA, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक और दलित समुदायों पर हमला करार दिया। सुमन अडिग रहे, टिप्पणी वापस लेने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो ऐतिहासिक सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा राणा सांगा पे बात करेंगे और राणा सांगा से रिलेटेड जो तथ्य हैं जिसको लेकर के विवाद हैं उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो राणा सांगा जो है राजस्थान के मेवाड़ राज्य के एक शक्तिशाली राजपूत थे जो अपनी वीरता और भारत में मुगल विस्तार के विरोध के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उनका जो मुगल का जो स्थापना होता है वो उनके कारण ही होता है, लेकिन इन्हें मुगल विस्तार के विरोध बाद में उन्होंने किया था। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि देखें तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में इनका जन्म हुआ 1484 में। मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। राणा रायमल जो है इनके पिता थे और 1508 ईस्वी में अपने भाइयों के साथ कड़े संघर्ष के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे, अपने भाइयों को पीट पाट गए। सैन्य उपलब्धि देख लीजिए, मेवाड़ का विस्तार उन्होंने किया था। दिल्ली सल्तनत के खिलाफ जो उन्होंने युद्ध किया था, दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी को 1517 में खटौली के युद्ध में हराया था। 1519 में धौलपुर की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था और वर्तमान राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। यानी कि इनका जो संघर्ष है मूल रूप से इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष रहा जिसमें इनको जीत भी हासिल हुई। उसके बाद बाबर का संघर्ष देख लीजिए तो राणा सांगा का उद्देश्य बाबर की बढ़ती शक्ति के खिलाफ एक मजबूत राजपूत संघ बनाना था। उन्होंने बाबर के विस्तार का विरोध करने के लिए राजपूत शासकों और अफगान रईसों के साथ गठबंधन किया। खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा द्वारा बाबर के खिलाफ आगरा के पास लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक था। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूत राजाओं के एक संघ बनाए थे, उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। अपनी वीरता के बावजूद बाबर की उन्नत तोपखाना और रणनीति के कारण वे हार गए थे और राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए और मेवाड़ लौट गए और 1528 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है और 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो राणा सांगा ने मुगलों के शासन स्थापित करने से पहले उत्तरी भारत के अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा के रूप में उन्हें जाना जाता है। वह एक आंख एक हाथ खो चुके थे और पैर से विकलांग थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। बाबर के खिलाफ महमूद लोदी जैसे अफगान रईसों के साथ गठबंधन किया। खानवा का युद्ध 1527 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि इससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उन्हें उसकी वीरता, ईमानदारी और राजपूत राज्यों को एकजुट करने के प्रयास के लिए सराहा जाता है। इस प्रकार जो है राणा सांगा राजपूत वीरता और विदेशी आक्रमणों के खिलाफ दृढ़ता के प्रतीक माने जाते हैं और मुगलों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के उनके प्रयासों को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग ये है कि बाबर को बुलाने का काम है उन्होंने ही किया था और उन्होंने तात्कालिक जो अफगान राजा थे उनको हरा करके ये त्रिपक्षीय युद्ध एक तरीके से क्रिएट किया गया था। राणा सांगा और दिल्ली पे उन्होंने कब्जा करने के लिए बाबर से सहयोग लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब बाबर आए तो उन्होंने खुद ही दिल्ली में अपना राज्य स्थापित कर लिया। चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे। तमिलनाडु एडॉप्टेड रिजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ अपील।
जो वक्फ बिल आया है, अमेंडमेंट बिल आया है 2024, उसको लेकर के जो है काफ़ी विरोध और प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। और तमिलनाडु ने अडॉप्ट किया है, रेजोल्यूशन लिया है कि वक्फ बिल जो नया संशोधन लाया गया है उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। सो तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र से वक्फ संशोधन बिल 2024 वापस लेने के लिए आग्रह करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सीएम स्टालिन द्वारा पेश किया गया यह दावा किया गया है कि विधेयक मुस्लिम अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार और कल्याण को नुकसान पहुंचाता है। स्टालिन ने कहा है कि वक्फ विधेयक बोर्ड की स्वायत्ता को कमजोर करता है और संपत्ति पहचान का अधिकार सरकार को देता है। उन्होंने तर्क दिया है कि वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाकर संविधान के अनुच्छेद 36 की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संदर्भ में जो संशोधन विधेयक है वक्फ बिल, वो 2024 हम लोग देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रशासन और प्रबंधन किया जा सके। विधेयक का जो मुख्य प्रावधान है वक्फ संपत्ति की परिभाषा क्या होगी, ये जिसमें धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित चल और अचल संपत्तियां शामिल है, ये वक्फ संपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आता है। पंजीकरण प्रक्रिया, केंद्र जो है वक्फ परिषद के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाता है, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाता है और ताकि वे संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन और सुरक्षा कर सकें। एक्चुअली दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो वक्फ संपत्ति है उसको परिभाषित करने और उसके मैनेजमेंट का जो तत्कालीन राइट है वो वक्फ बोर्ड के पास शामिल है। और किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है तो पहले वक्फ बोर्ड क्या करता है, उसका जांच करता है और उसके बाद वो फैसला देता है। और फैसला देने के बाद जब वो कोई भी व्यक्ति ट्रिब्यूनल जा सकता है केस को लेकर के। लेकिन अब ये क्या किया जा रहा है, अब उसको हटाया जा रहा है। मतलब डायरेक्ट जो अथॉरिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट जो आप कह सकते हो कि इसके जानकारी को लेकर के डायरेक्ट प्रोसेसिंग करने की जो अथॉरिटी थी वो अब छीनी जा रही है। यही कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है। और इससे एक दिक्कत तो आ ही सकती है, दिक्कत ये आ सकती है कि वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं उसको लेकर के अगर वक्फ का ये पावर खत्म हो जाता है तो अभी जो संपत्तियां वक्फ के पास है उसको लेकर के विवाद बहुत सारे शुरू हो सकते हैं। और बहुत सारे विवाद जो हैं आगे हिंदू मुस्लिम विवाद तक भी जा सकता है। लेकिन खैर छोड़िए उसको। विवाद समाधान तंत्र को हम लोग देखते हैं। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्रणाली स्थापित करता है, अतिक्रमण की रोकथाम करता है, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकार कब्जे या दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर उपाय जो है ये प्रदान करता है। महत्व क्या होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसमें वृद्धि हो सकती है, कुशल विवाद निपटारा हो सकता है, धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा हो सकती है। कंसर्न क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें वृद्धि होगी और नौकरशाही जो है इसमें इफेक्टिविटी को कम कर सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन इसकी सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन और नौकरशाही बाधाओं को कम करने पर निर्भर करेगी। अगला जो है हमारा पेज नंबर 6 से रिलेटेड है। जो हाउस स्टैंडिंग कमेटी है वो वैकेंसी जो न्यूक्लियर और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में खाली हैं, वैकेंसीज हैं, उसके संबंध में कंसर्न जाहिर किया है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्वीकृत वैज्ञानिक पदों में से 5 में से 3 होना चाहिए। 58% सीट खाली है तो 5 में से 3 सीट खाली हो जाएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र और परमाणु संयंत्र में 1/4 पद खाली हैं। मंगलवार को पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1448 में से 839 रिक्त पदों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा संसदीय समितियों पर बात करेंगे। संसदीय समिति क्या होती है? संसदीय समिति संसद द्वारा विशिष्ट मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए नियुक्त की गई समिति होती है। समिति जो है संसदीय 2 प्रकार की होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी अस्थायी कमेटी और दूसरा तदर्थ कमेटी। अस्थायी कमेटी जो होती है वे समितियां जो पूरे वर्ष काम करती है, जबकि तदर्थ समिति जो होती है अस्थायी समितियां होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और कार्य पूरा करने के बाद उसे भंग कर दिया जाता है। अस्थायी समिति की अगर बात करें तो फाइनेंशियल कमिटीज, वित्तीय समिति इसके अंतर्गत शामिल है, जैसे सार्वजनिक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। विभागीय संबंधी अस्थायी समिति अगर देखें
तो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जो गहन परीक्षण है उसके लिए समितियां होती है। एड हॉक कमेटी जिसे तदर्थ समितियां कहते हैं। इंक्वायरी कमेटीज होती है, इसमें किसी विशेष मुद्दे की जांच के लिए गठित की जाती है। और दूसरा होता है सलाहकार समिति, जो विशेष मुद्दे पर सलाह देने के लिए बनाया जाता है। महत्व देख लीजिए, उन्नत परीक्षण होता है, इसके माध्यम से समितियां विधेयकों और नीतियों का विस्तृत परीक्षण सुनिश्चित करती है, विशेषज्ञता का उपयोग करती है, विशेषज्ञों को जटिल मुद्दे पर अंतर्दृष्टि देने के लिए बुलाया जा सकता है। कार्यभार कम करना, समितियां जो है विशिष्ट मुद्दे पर काम करके संसद का जो कार्यभार होता है वो कम करती है, क्योंकि संसद जो है अगर इतनी संख्या में अगर किसी विशेष बिल पे अगर बातचीत करेगी तो संभव है कि बहुत लंबा डिबेट भी चलेगा और इसका कोई समाधान निकलना भी मुश्किल होगा। और इस प्रकार से कोई बिल पास करना या उसके विषय में डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। चुनौतियां, बाध्यकारी स्वभाव की नहीं होती, ये सिफारिश प्रदान करती है, बाध्यकारी नहीं होती। अपर्याप्त संसाधन होते इसके पास, सीमित संसाधन समितियों को प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जो संसदीय समितियां संसद के कुशल संचालन के लिए आवश्यक उपकरण है। हालांकि उनकी सिफारिश को अधिक बाध्यकारी बनाया जा सकता है और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करके उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। 2024 का एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, वो देख लीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। किसी देश को चावल गेहूं का निर्यात या आयात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। सेकंड गलत है और फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड गलत इसलिए है, किसी देश को चावल या गेहूं का निर्यात या आयात करने के लिए इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यह केवल बाजार विश्लेषण और नीति सिफारिशें प्रदान करता है, लेकिन व्यापार प्रतिबंध नहीं लगाता। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1949 में यह स्थापित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय अनाज समझौते के तहत, और इसका जो मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। प्रमुख अनाज जो है गेहूं, चावल, मक्का, जौ और बाजरा, जौ और ज्वार की निगरानी करता है। भारत जो है आईजीसी का सदस्य है और अन्य सदस्य देशों में अमेरिका, चीन, रूस भी शामिल है। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड दिया जा रहा है, जो 2025 में पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको विचार करना है निम्नलिखित कथनों पे। डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है। डब्ल्यूटीओ उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लागू करता है जो व्यापार समझौते का उल्लंघन करते हैं। डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों को व्यापार समझौते को लागू करने के लिए कुछ लचीलापन प्रदान करता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्रतिबंध संभवतः नहीं लगाता, तो पहला और तीसरा जो है हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। आंसर चेक करते हैं, पहला तीसरा सही है। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि ये किसी भी देश पर प्रतिबंध लागू नहीं करता। यदि कोई देश डब्ल्यूटीओ समझौते का उल्लंघन करता है तो विवाद निपटान निकाय प्रभावित देशों को प्रतिरोधी उपाय अपनाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन स्वयं डब्ल्यूटीओ प्रतिबंध नहीं लगाता। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा के बारे में विचार करना है आपको। उन्होंने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध 1527 में लड़ी थी, बिल्कुल सही है। राणा सांगा जो है खानवा का युद्ध विजय नहीं रहे थे, ये सेकंड गलत है। उन्होंने मुगल विस्तार का विरोध करने के लिए महमूद लोदी जैसे अफगान रईसों के साथ गठबंधन किया, सही है। तो सेकंड गलत, फर्स्ट और थर्ड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड गलत क्यों है? सेकंड गलत इसीलिए है क्योंकि खानवा के युद्ध में वो पराजित हो गए थे और बाबर की श्रेष्ठ सैन्य रणनीति बारूद का उपयोग अनुशासित सेना ने उसे निर्णायक जीत दिलाने में मदद की थी और 1528 में बेचारे निपट भी गए थे। अगला जो है हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के संदर्भ में है। यह विधेयक, इसके विषय में आपको विचार करना है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, बिल्कुल सही है। यह वक्फ संपत्तियों पर अनाधिकार कब्जे को रोकने के लिए सख्त नियम पेश करता है, देखते हैं। यह विधेयक वक्फ बोर्ड को समाप्त करने और उसके कार्यों को केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का विचार नहीं रखता। तो फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड गलत क्यों है? क्योंकि यह विधेयक वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं रखता, बल्कि उनके कार्यों में सुधार लाने का प्रयास रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा संसदीय समितियों के बारे में है। संसदीय अस्थायी समितियां अस्थायी होती और पूरे वर्ष काम करते, बिल्कुल सही। तदर्थ समितियां एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है जो कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दी जाती है, ये भी सही है। प्राक्कलन समिति एक तदर्थ समिति नहीं है, ये अस्थायी समिति है, तो थर्ड काट दीजिए,
तो 1 एंड सेकेंड जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। हमने इसका डिटेल्स दे दिया है, बाकी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप आज का जो हमारा एनालिसिस है वो यहीं समाप्त होता है। आप इसे पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये डेटा प्राप्त होता सके। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।